हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू लाइफ शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ्स। दोस्तों, ज्योग्राफी डोमेन का ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो थोड़ा सा ये चैप्टर जो है, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई यार। डेंसिटी की स्पेलिंग DENSITY, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह है जो इस चैप्टर में मुझे लगता है आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए जी, तो सबसे पहले ये चैप्टर में बात करता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन। तो पहली बात, तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है सर? एक गिवन एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल एक गिवन एरिया में कितने रहते हैं, तो वो उस एरिया की पॉपुलेशन को सिग्निफाई करता है ना। तो जनरली द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब, फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब। भाई अगर हम बात करते हैं सर कि ये अर्थ है, मैंने कहा ठीक है, इस अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट है, मैंने कहा ये भी ठीक है। तो क्या 7 कॉन्टिनेंट में मान के चलो कि इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है 200 बिलियन। 200 बिलियन इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है। मैं कहा हाँ है तो है। इस दुनिया की टोटल जमीन मान लेते हैं 2 या 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, या 2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। मैं कहा चलो आपकी ये बात भी मान लेते हैं। तो क्या सर हमारी इस 2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर 200 बिलियन लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? मैं कहा थोड़ा समझ नहीं आया। उन्होंने बोला चलो ठीक है सर, मान लेते हैं हमारी कंट्री के बारे में। मैं कहा ठीक है जी। हमारी कंट्री का टोटल एरिया है 40 किलोमीटर स्क्वायर। हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है 4,000 लोगों की। तो अगर हम लोग 4,000 लोगों को 40 से कर दे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? 100। तो क्या हमारे एरिया के 1 किलोमीटर स्क्वायर रीजन पर क्या 100 लोग ही रहते हैं? मैंने कहा नहीं तो यार, ये तो नहीं होता है। क्योंकि हमारी तो कंट्री में राजस्थान भी है, वहां पे तो कोई नहीं रहता। हिली स्टेट्स है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वहां पर भी कोई नहीं रहता। इंडिया के तो प्लेन्स पर ज्यादा लोग रहते हैं। तो बिल्कुल सर, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस पूरी अर्थ के ऊपर लोग कैसे कैसे फैले हुए हैं। तो ब्रॉडली कहे तो दुनिया की 90% आबादी, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस दुनिया के 10% एरिया में ही रहती है। मैंने कहा हाँ यार, क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका पे तो सर कोई नहीं रहता। सेवेंथ कॉन्टिनेंट तो खाली है, अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता। और अगर हम 6 कॉन्टिनेंट्स में भी बात करें तो कितना सारा रीजन तो डेजर्ट है। 6th कॉन्टिनेंट, 6 की 6 कॉन्टिनेंट्स में भी। हाँ, यूरोपियन कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई डेजर्ट नहीं है। बट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा। इंडिया में साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट थार। तो यहाँ पे तो कोई नहीं रहता। तो इन एरियाज को भी तो माइनस करोगे ना। तो ये कहता है कि 90% दुनिया की आबादी इस दुनिया के केवल 10% एरिया में रहती है, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी एशियन कॉन्टिनेंट की है। तो अगर हम कंट्री वाइज देखें तो ये कहता है 60% ऑफ द पॉपुलेशन, इस दुनिया की 60% आबादी जो है वो केवल 10 देशों में रहती है, लिविंग इन जस्ट 10 कंट्रीज। आई सेड 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन सी 10 कंट्री? इन 10 कंट्रीज में से सर 6 देश तो केवल एशियन कंट्रीज हैं। चाइना, इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो 17.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अकेला इंडिया में रहता है। और अगर हम चाइना को 18 भी बोल देते हैं और इंडिया को भी राउंड फिगर अगर मैं 18 कर देता हूं, तो यार 90% में से 36% लोग तो केवल 2 ही कंट्रीज में रहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, जापान, इन 6 कंट्रीज में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ऑफ कोर्स एशियन कंट्रीज है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो एशिया की है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अरे अभी तो बताया, डेजर्ट में कोई नहीं रहता, प्लेन्स पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अभी भी नहीं समझे क्या? आइए चलते हैं आगे। सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। मतलब जहां पर पानी अवेलेबल है, जहां पर लैंडफॉर्म प्लेन है, जहां पर क्लाइमेट थोड़ा सा फेवरेबल है, और जहां की मिट्टी बहुत फर्टाइल है, वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे या कम? मैंने कहा जहां पर पानी अवेलेबल है, जहां पे लैंडफॉर्म स्ट्रेट है, जहां का क्लाइमेट थोड़ा फ्रेंडली है,
और जहां पे मिट्टी फर्टाइल है, अरे मुझे वही तो रहना है। बिल्कुल। ये बात तो सर आपने चैप्टर 1 में भी समझाई थी जब ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। फिजिकल ज्योग्राफी और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन वही तो है। तो जहां पर ज्योग्राफिकल फैक्टर सारे पॉजिटिव होते हैं, वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो जहां पे मिनरल्स अच्छे मिलते हैं, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है, जहां पे अर्बनाइजेशन अच्छा है। अर्बनाइजेशन अच्छा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। मिनरल्स मिलते हैं तो अच्छी लाइफ हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं। और जहां पर इसमें से कुछ भी नहीं होगा, उस रीजन को तो लोग छोड़ छोड़ के भागेंगे ना। और सर सोशियो और कल्चरल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस, आप हमेशा उस रीजन में रहते हैं जहां पे आपके कल्चरल थॉट मिलते हो। आप हमेशा उस रीजन में रहते हैं जो रीजन सोशली और पॉलिटिकली शांत हो। अगर किसी रीजन में पॉलिटिकल अनरेस्ट होता रहे तो क्या वहां पे रहना पसंद करेंगे आप? मैंने कहा नहीं तो। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, जिन रीजन्स में सरकार हमेशा आपके बारे में सोचती हो, गवर्नमेंट आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश करती हो, वहां पे रहने का मन करेगा? ऑफ कोर्स सर, व्हाई नॉट। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों 90% पॉपुलेशन दुनिया के 10% एरिया में रहती है? तो आप 3 रीजन बता सकते हैं, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। फिर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर आते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यह है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग रहते हैं। और इसको हमेशा पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। मैं कहा मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, कि टोटल एरिया कितना है और उस टोटल एरिया पर टोटल पॉपुलेशन कितनी रहती है। बस पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड करो और पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से आंसर लिख दो। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का आंसर है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। और अगर कोई पूछे इसको कैसे लिखते हैं, तो पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। जैसे 4,000 लोग रहते हैं 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर, तो मुझे इस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है। तो मैं टोटल पॉपुलेशन को 40 से डिवाइड करूंगा और आंसर आ जाएगा 100 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। यही होगा 40 और 400। इसका मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 100 लोग रहते हैं, तो 40 किलोमीटर स्क्वायर पर 4,000 लोग रहते हैं। तो सिंपल। आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस हैविंग डिफरेंट पॉपुलेशन। जैसे वो एरिया जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे कौन कौन से पार्ट है दुनिया के जो डेंसली पॉपुलेटेड है? मतलब जहां पर अमूमन 1 किलोमीटर स्क्वायर रीजन पर 200 से ज्यादा लोग रहते हैं। इसमें रीजन आ जाता है अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यूरोप कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो एशिया के 3 पार्ट्स, साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। जनरली इन सब रीजन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी 200 से ज्यादा है। और जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, वो रीजन है पोलर रीजन्स, नॉर्थ साउथ पोल। वो रीजन है डेजर्ट, और डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स। या जहां पर पानी बहुत बरसता है, हाई रेनफॉल, वो जनरली हाई रेनफॉल के रीजन इक्वेटर के पास होते हैं। हमारी अर्थ के सेंटर से निकलने वाली लाइन को आप इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा इवापोरेशन, जितना ज्यादा इवापोरेशन उतना ही ज्यादा प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश। ऑफ कोर्स जहां पे हाई रेनफॉल रीजन है वहां पर कोई रहना पसंद नहीं करता। तो ये सारे वो रीजन्स हैं सर जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी एक, या कभी के बाद तो एक भी नहीं। और फिर उसके बाद आ जाता है मीडियम डेंसिटी वाले रीजन्स। मीडियम डेंसिटी वाले रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 11 से 50 के बीच में होती है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। और ये कौन से रीजन है? सर चाइना का वेस्टर्न पार्ट। हालांकि चाइना का वेस्टर्न पार्ट ऑलमोस्ट डेजर्ट है। इंडिया का सदर्न, सदर्न इंडिया, इंडिया का सदर्न पास प्लेट्यू है। और इंडिया के सदर्न पार्ट में ग्राउंड वाटर नहीं मिलता, इसलिए डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिया की सबसे ज्यादा डेंसिटी इंडिया की 2-3 स्टेट्स में ही है, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। नॉर्वे और स्वीडन, ये 2 कंट्रीज है यूरोप में जो बिल्कुल नॉर्थ में पड़ती है।
अगर आप कभी यूरोपियन मैप को देखें तो तीन कंट्रीज दिखेंगी आपको, तीन उंगलियों की तरह ऐसे, जिसमें एक फिनलैंड, फिर स्वीडन और फिर नॉर्वे आता है। अगर हम रशिया की तरफ से देखें तो पहली कंट्री फिनलैंड, सेकंड स्वीडन एंड द थर्ड कंट्री जो सबसे बाहर होगी वो नॉर्वे है। इसमें नॉर्वे स्वीडन में भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। एंड मैं तो यही बोलूंगा कि पूरे यूरोप में ही पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। आगे चलते हैं। फिर आपका चैप्टर बोलता है पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज बताइए। पहली बात तो व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है सर चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 2004 में मेरे एरिया की पॉपुलेशन थी 4 लाख। 2014 में मेरी एरिया की पॉपुलेशन हो गई 40 लाख। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 10 साल में मेरे एरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ क्या था? ऑफ कोर्स, इनिशियल पॉपुलेशन को करंट पॉपुलेशन से माइनस कर दो तो 36 लाख हो गया। इसका मतलब सर 10 सालों में आपके एरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ 36 लाख रहा। और अगर मैं ये सालाना देखना चाहूंगा तो इस 36 लाख को 10 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब सर आपके रीजन का हर एक साल 3.6 लाख पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस, मुझे पता लग गया कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में मेरे एक टेरिटरी में कितने लोग बढ़ गए। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। ऑफ कोर्स, क्या पता ये 40 लाख होता 2004 में, और 2014 में ये पॉपुलेशन कम होके 4 लाख रह जाती। तो ये नेगेटिव चेंज भी हो सकता है और ये पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है। यहां पर ये एब्सोल्यूट नंबर में भी आ सकता है और ये परसेंटेज या पॉइंट्स में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट्स में आ ही गया ना, तो हो सकता है ये एब्सोल्यूट नंबर में 3 भी आ जाता। तो ये कैसे भी आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 40 से बढ़कर 46 हो जाता तो, इफ इट गेट्स 46, तो आपको पता लग जाता है यहाँ पर कुछ कि 40 4 से बढ़कर, या मान लो 44, अगर ये 44 हो जाता तो 4 से बढ़ के 44, तो 40 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई। अब 40 लाख को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट नंबर में भी हो सकता है और ये पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो कैसे भी हो सकता है। दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में मेरे एरिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई। चलिए बेटा, अब बात करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन चेंज को डिटरमाइन करते हैं, या ये कह लीजिए कि किसी एरिया में अगर पॉपुलेशन चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज का बर्थ रेट। आप सभी को पता है बर्थ रेट क्या होता है। देखो, आप लोगों को बर्थ रेट के बारे में बात करें तो एक फर्टिलिटी या बर्थ रेट को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि बी आई का मतलब होता है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। पर्टिकुलर ईयर मान के चलो कि मुझे 2024, और अभी जब ये साल खत्म होगा 2025, तो मुझे 2024-2025 का बर्थ ईयर कैलकुलेट करना है। किसका? एक एक पर्टिकुलर एरिया है। एक पर्टिकुलर एरिया है जिस एरिया का मुझे बर्थ रेट चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जनरली हम लोगों को तीन चीजों की, मुझे केवल दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला, कि इस पर्टिकुलर एक साल में इस पर्टिकुलर एरिया में लाइव बर्थ कितना हुआ, मतलब कितने ऐसे बच्चों ने जन्म लिया जो अभी भी जिंदा है। लाइव बर्थ कितने, ठीक है, उनको डिवाइड करूंगा मैं पी से। पी का मतलब ये नहीं कि इस एरिया की टोटल पॉपुलेशन। पी का मतलब ये है कि इस साल के मिड में, इस साल के मिड में इस एरिया की पॉपुलेशन क्या थी। तो पी का मतलब होता है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। और मिड ईयर पॉपुलेशन को भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। जनरली मिड ईयर का मतलब होता है 1 जुलाई। तो हम लोग 1 जुलाई को जो पॉपुलेशन होगी इस एरिया की, वो हम लोग यहाँ पर नीचे डिवाइड के रेशियो में लिख देंगे। ठीक है जी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अब मैंने बोला कि मिड ईयर पॉपुलेशन को भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो जनरली मिड ईयर पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन का मतलब स्टार्टिंग में इस एरिया की क्या पॉपुलेशन थी। फिर मैं इसमें जोड़ दूंगा बर्थ, कि कितने लोगों ने जन्म लिया। इसमें मैं माइनस कर दूंगा डेथ, इस एरिया में मतलब 1 जुलाई तक कितने लोगों की डेथ हुई। प्लस इसमें मैं ऐड कर दूंगा नेट माइग्रेशन।
अब ये नेट माइग्रेशन क्या होता है यार? नेट माइग्रेशन का मतलब देखो, सिंपल सी बात आपको पता है, किसी एरिया में कुछ लोग आते हैं इन माइग्रेशन और कुछ लोग जाते हैं। तो जनरली इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ये फॉर्मूला है नेट माइग्रेशन का। तो इसको आप ऐड कर देंगे, तो जो भी यहाँ पर फिगर आएगी ना, उसको आप लोग मिड ईयर पॉपुलेशन कहेंगे उस पर्टिकुलर एरिया का। और अगर हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो कंट्री की 1 जुलाई को क्या पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन। इस दिन कितने लोगों का और जन्म हुआ, कितने लोग मरे, और नेट माइग्रेशन क्या था, मतलब कंट्री के बाहर से कितने लोग आए, कितने लोगों ने कंट्री को छोड़ा, ये सब चीजें। और फिर इसको आ, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूं, और एक किसी पर्टिकुलर एरिया का जो मिड ईयर पॉपुलेशन है, मान के चलते हैं वो 1,07,619 है। मैं मान के चलता हूं कि ये किसी एरिया का पर्टिकुलर एरिया नंबर ए, कोई एरिया को ए दे देते हैं हम नाम। तो ये किसी ए एरिया की मिड ईयर पॉपुलेशन है, और वहां पे जितने बच्चों ने जन्म लिया लाइव बर्थ, वो 672 है। तो 672 का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मुझे 672 डिवाइड बाय 1,07,619, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको 1000 से। आंसर आ जाएगा मेरा 6.24%। 6.24%। इसका मतलब हो गया कि 1,000, मतलब 1,000 जनसंख्या पर 6.24 बच्चों ने जन्म लिया, जो कि वैसे देखा जाए तो पॉपुलेशन बर्थ रेट ये बहुत बहुत ज्यादा कम है। 6.24 तो काफी कम हो गया। तो इसको आप लोग जनरली बर्थ रेट कहते हैं। तो ये पर थाउजेंड लोग, मतलब पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने लाइव बर्थ हुए, लाइव बर्थ, वो बच्चे जो भी जिंदा है, इसको आप लोग बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है, बर्थ रेट को वैसे अगर हम ज्योग्राफी की टर्म में बात करें तो उसको क्रूड बर्थ रेट भी कहा जाता है। और उसी तरीके से आपके पास डेथ रेट है। डेथ रेट को भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। क्या करोगे आप लोग? वही एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, इससे कर दोगे डिवाइड, नंबर ऑफ डेथ ऊपर लिख दोगे, और 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जनरली ये आपको क्या बताता है कि 1,000 लोगों पर, 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों की डेथ हुई। बट यहाँ पर मैं बच्चों को भी काउंट करूंगा, आई काउंट द किड्स ऑल्सो, मतलब इन्फेंट्स को भी हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं, और पर्टिकुलरली ओवरऑल ओल्ड एज पॉपुलेशन को भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। मगर एक बेटा वो रेट होता है जिसमें केवल इन्फेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है, उसमें ओल्ड एज पॉपुलेशन की डेथ को कैलकुलेट नहीं करते। अगर मैं केवल इन्फेंट्स को कैलकुलेट कर रहा हूं, इफ यू आर कैलकुलेटिंग ओनली द इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का मतलब वो होता है जो 12 महीने या 12 महीने से कम जिनकी एज है, उनको इन्फेंट्स कहते हैं आप लोग। तो अगर आप इन्फेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो ऐसे रेट को इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं फिर आप उसे। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में हम लोग केवल ये देखते हैं कि पर थाउजेंड कितने डेथ बर्थ हुए, मतलब कितने बच्चे मरे पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर, तो उसको आप लोग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो जनरली ये कह रहा है कि किसी एरिया की पॉपुलेशन कब चेंज होती है। जब देखो, किसी एरिया की पॉपुलेशन 3 कारणों से बदल सकती है। सबसे पहला बर्थ रेट, जब उस एरिया में बर्थ रेट काफी काफी तेजी से बढ़ने लगे। अगर बर्थ रेट काफी तेजी से बढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल पॉपुलेशन बढ़ेगी। सेकेंड है डेथ रेट, अगर डेथ रेट काफी तेजी से बढ़ने लगता है तो टोटल पॉपुलेशन लॉन्ग रन में कम होगी। और फिर तीसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन भी दो तरीके के होते हैं, सबको पता है, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन। जनरली अर्बन एरियाज, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो अर्बन अर्बन एरियाज में इमिग्रेशन बहुत होता है। इमिग्रेशन जनरली आप इसको इन माइग्रेशन कहते हैं। अर्बन एरियाज में इमिग्रेशन बहुत होता है, और रूरल एरियाज में एमिग्रेशन बहुत होता है। एमिग्रेशन का मतलब आउट माइग्रेशन, मतलब रूरल एरियाज को छोड़कर लोग अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा आते हैं। तो थर्ड कंपोनेंट किसी भी एरिया की पॉपुलेशन चेंज का माइग्रेशन हो सकता है, लोगों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना। तो माइग्रेशन हो सकता है सीजनल हो, मतलब जैसे कि रूरल एरिया से जब क्रॉपिंग सीजन खत्म हो जाता है, या ये कह लो जब सोइंग सीजन खत्म हो जाता है, फार्मर्स ने बीज बो दिए हैं, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो रूरल एरियाज को छोड़कर फिर अर्बन एरियाज में काम ढूंढने आ जाते हैं। वो अपनी वाइफ्स और बच्चों को विलेज में ही छोड़कर आते हैं। तो उनकी वाइफ्स जो होती हैं वो फील्ड्स की रखवाली करती हैं, ठीक है, और जो हस्बैंड्स होते हैं वो अर्बन एरियाज में और काम ढूंढ लेते हैं। तो ये सीजनल भी हो सकता है, इसको टेम्परेरी भी कहते हैं। और कभी के बाद पूरी की पूरी फैमिली ही रूरल एरिया से उठकर अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर जाती है, तो ये परमानेंट सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन होता है। जनरली माइग्रेशन इंडिया में बहुत तरीके का होता है। आर टू आर माइग्रेशन हो सकता है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो सकता है, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हो सकता है,
और अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हो सकता है। ठीक है जी। इंडिया में सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो होता है इन चारों में से, दैट इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। सबसे ज्यादा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। अब सर माइग्रेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं, क्यों लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रेवल करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। तो आपका चैप्टर जब फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन की बात करता है, तो चैप्टर बोलता है सर माइग्रेशन के दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर्स। बट आपको मैं पहले ही बता दूं, आपका चैप्टर बोलता है कि पुश और पुल, ये दोनों फैक्टर्स साइड बाय साइड चलते हैं। माइग्रेशन में ये दोनों फैक्टर्स साइड बाय साइड चलते हैं। हम लोगों को पुश और पुल में ही फर्क समझ नहीं आता जब कोई गेट खोलना होता है, राइट। हम लोग पुश वाले गेट को पुल कर बैठते हैं, पुल वाले गेट को पुश कर बैठते हैं। तो पुश का मतलब क्या होता है, पुश फैक्टर्स होता है जो आप लोगों को धकेलता है। पुश फैक्टर्स आते हैं नेगेटिव फैक्टर्स। मैं ये बोलूंगा, पुश फैक्टर्स में नेगेटिव फैक्टर्स आ जाते हैं। ऑल द नेगेटिव फैक्टर्स आर द पुश फैक्टर्स एंड ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स आर द पुल फैक्टर्स। मतलब किसी एक एरिया को आप लोग क्यों छोड़ोगे, वाई विल यू लीव अ पर्टिकुलर एरिया। तो किसी एक एरिया को आप पर्टिकुलरली क्यों छोड़ोगे, क्योंकि वहां पे पुश फैक्टर्स हैं। जैसे क्लाइमेट काफी अनप्लेजेंट है, पॉलिटिकल टर्मोइल की कंडीशन बनी रहती है, मतलब पॉलिटिकल बिल्कुल भी वहां पर रेस्ट नहीं है। अगर आपको याद आ रहा हो, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पॉलिटिकल अनरेस्ट पढ़ा था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, काम नहीं मिल रहा आपको, लिविंग कंडीशंस बहुत ही ज्यादा पुअर है, नेचुरल डिजास्टर कभी भी आ जाते हैं, एपिडेमिक्स होती रहती है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस काफी है लोगों की। तो ऐसे एरिया में रहना पसंद करोगे। तो पुश फैक्टर का मतलब होता है जब एक एरिया आपको जानबूझ के पुश करता है कि इस एरिया को छोड़ के निकलो। तो अगर आप किसी एरिया को छोड़ के निकलोगे तो फ्रेंड्स कोई तो एरिया आपको बुला रहा होगा ना कि आप यहां पर आ जाओ। क्योंकि जब आप किसी एरिया को छोड़ते हो ना, तब आपके दिमाग में किस एरिया में माइग्रेट करना है ये ऑलरेडी सेट होता है। तो दोज एरियाज वो पुल फैक्टर्स में आता है। तो पुल फैक्टर वो फैक्टर है जो किसी एरिया को आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं। जैसे कि लिविंग कंडीशन बहुत अच्छी है, पीस और स्टेबिलिटी रहती है हमेशा, लाइफ की सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी है, और क्लाइमेट बहुत ही लिवेबल है। मैं तो लिवेबल ही बोलूँ, प्लेजेंट क्लाइमेट भी वर्ड नहीं हुआ, क्योंकि आपके एनसीईआरटी प्लेजेंट बोलती है, बट मेरे हिसाब से प्लेजेंट से अच्छा वर्ड यहाँ पर लिवेबल होगा, कि आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होती उस क्लाइमेट में, कोई हार्श कंडीशन ही नहीं है। ठीक है। तो आइए बात करते हैं, व्हाट आर द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि आज की डेट में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन से ज्यादा है। और जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की इमरजेंस हुई है, तब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो काफी स्लो रेट से आगे बढ़ा है। काफी स्लो, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन इस धरती पर आई है, तब से हम लोगों ने वर्ल्ड पॉपुलेशन को काफी स्लो रेट पर बढ़ता हुआ देखा। बट द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स विच हैड अ वेरी फास्ट ग्रोथ रेट। मतलब जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की मतलब स्टार्टिंग हुई है, तब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम देखने को मिला। बहुत पॉपुलेशन स्लोली स्लेडली आगे बढ़ी। मगर आज की दुनिया की जो 7 बिलियन पॉपुलेशन है, ये केवल कुछ 100 सालों का कमाल है। मतलब एक सेंचुरी में हम लोगों ने पॉपुलेशन को कहां से लेकर कहां पहुंचा दिया। मतलब एक सेंचुरी में इस पूरी दुनिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हुआ। सर एग्जाम्पल बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ। आज से 12,000 से 8,000 साल पहले, जब एग्रीकल्चर हम लोगों ने सीखा था, जब एग्रीकल्चर हमने सीखा था, उस टाइम में दुनिया की पॉपुलेशन बहुत कम थी। बहुत कम, अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन बताई जाती है। मतलब आज से 8,000 से 12,000 साल पहले जब ह्यूमंस ने पहली बार एग्रीकल्चर करना सीखा था, उस समय पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन दोस्तों 8 मिलियन होती थी। फिर फर्स्ट सेंचुरी एडी आया। अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है? अभी 21st सेंचुरी एडी चल रही है। ठीक है। तो फिर फर्स्ट सेंचुरी एडी आया। फर्स्ट सेंचुरी एडी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 300 मिलियन से कमी थी। 300 मिलियन से कमी थी। उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर ये बात कर रहा है 16th और 17th सेंचुरी में। 16th और 17th सेंचुरी में पॉपुलेशन एकदम से रैपिडली बढ़ी। और रैपिडली क्यों बढ़ी? क्योंकि 16th और 17th सेंचुरी में वर्ल्ड ट्रेड काफी तेजी से बढ़ रहा था। अगर आपको याद आ रहा हो, 15th सेंचुरी के एंड में तो वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसे लोगों ने दुनिया में एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर दिया था। और 16th और 17th सेंचुरी आते आते दुनिया भर में ट्रेडिंग, यूरोपियन वर्ल्ड और इंडियन वर्ल्ड के बीच में ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो रहा था। मतलब ईस्ट और वेस्ट के बीच में ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो रहा था।
तो ऑफ कोर्स इसी सब चीजों के कारण, वर्ल्ड ट्रेड के कारण, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ आप लोगों को 16th और 17th सेंचुरी में देखने को मिलता है। कितना? तो 1750 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बिगनिंग हुई बेटा, तब हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 550 मिलियन को क्रॉस कर गई थी। अब इसी हेडिंग को अगर आप ढंग से पढ़े, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में कहा तो 300 मिलियन से कम पॉपुलेशन थी, और कहा 18 सेंचुरी एडी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 550 मिलियन को क्रॉस कर गई। मतलब कहा तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में 300 मिलियन से पॉपुलेशन कम थी, और कहा 18 सेंचुरी में 550 मिलियन को पॉपुलेशन क्रॉस कर चुकी है। बट द पीरियड, बट अभी भी अगर हम देखें तो सर आपको लगेगा काफी रीजनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। सर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ी। मगर बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, मतलब 18 सेंचुरी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की सेंचुरी कहा जाता है। बट द पीरियड आफ्टर दिस, दैट इज 18 सेंचुरी के बाद जो हुआ, उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं आप लोग। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ? क्योंकि डिजीज, एपिडेमिक्स, इन सब से लड़ना सीख गए थे हम। हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई थी। हमारी हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज दुनिया भर में बहुत अच्छी हो गई थी। साफ सफाई पर ध्यान दिया जाने लगा था। जब आप सैनिटेशन पर ध्यान दोगे, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। कम्युनिकेबल डिसीज, एपिडेमिक्स, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके एरिया की हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज अगर बहुत अच्छी हो जाएगी, तो जल्दी से बीमार भी पड़ोगे तो ठीक हो जाओगे, मरोगे नहीं। ऐसे में डेथ रेट तो कम हो जाएगा, बट बर्थ रेट तो बढ़ता जा रहा है ना। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था पॉपुलेशन चेंज का बर्थ रेट एक क्राइटेरिया होता है। आई होप यू ऑल मस्ट बी गेटिंग दिस। तो ग्रोथ, अब हम कुछ स्पेशल पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज देख लेते हैं जो कि आपके चैप्टर में बता रखा है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्रीज में तो काफी कम देखने को मिलती है, इवन टुडे ऑल्सो। आज भी अगर मैं जापान जैसी कंट्रीज में देखूं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ काफी कम है। इवन जापान की तो पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में बता रहे हैं। आने वाले सालों में जापान एक ओल्ड कंट्री बन जाएगा। तो देर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब आपका चैप्टर बोलता है कि जो कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाती हैं, उन कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पॉपुलेशन ग्रोथ का कम होना भी है? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लोगों को यही चीज देखने को मिलती है। Although the annual rate of population change in the world 1.4% seems to be low। हम लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया भर का जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.4% रहा, मतलब 1.4% से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ऐसा लगता है ये 1.4% तो कुछ भी नहीं है। मगर देखा जाए तो 1.4% एक्चुअली में बहुत ज्यादा है। अगर आपकी कंट्री की पॉपुलेशन 1.4% से ग्रो कर रही है, इसका मतलब समझते हैं आप लोग? अगर मैं इस छोटे से एनुअल रेट को आपकी कंट्री की पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट पर लगा दूं, इफ आई अप्लाई दिस एनुअल रेट टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, तो आप समझ सकते हैं इट विल लीड टू अ लार्ज पॉपुलेशन चेंज। मतलब इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे देश में आज 140 सीआर की पॉपुलेशन है। अभी आप ही के सामने, अगर मैं 140 सीआर में अगर हम ऐड कर देते हैं 1.4%, लाइक इफ आई ऐड 1.4%, तो आप समझ रहे हैं एक साल में हमारी पॉपुलेशन 141.96 करोड़ हो जाएगी। अगर मैं ये 1.4% एनुअल रेट अप्लाई करता हूं इंडिया की पॉपुलेशन, तो ये हमने देखा कि एक साल में, बस एक साल में मैंने अपनी कंट्री की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2 करोड़ बढ़ा दिया है। तो ये छोटे से ग्रोथ रेट को अगर हम किसी बड़े देश की पॉपुलेशन पर अप्लाई करें, तो ऑफ कोर्स चेंज भी बड़े ही होंगे। तो ये चैप्टर यही बोल रहा है। इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू बी डिक्लाइन, द टोटल पॉपुलेशन ग्रोज ईच ईयर। अगर आपको ये लगता है ना कि हमारा ग्रोथ रेट 1.4% से कम होकर 1.3% भी रह गया, आपको ऐसा लगेगा कि हमारा ग्रोथ रेट कम हो रहा है, बट इवन इफ द ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग, बट आपकी टोटल पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना। कैसे? आइए बात कर लेते हैं।
तो ये 2025 की पॉपुलेशन है। आपने बोला 2025 में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.4% से कम होकर 1.3% रह गई। तो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ, हो गया। बट अगर मैं इस पॉपुलेशन 141.96 में 1.3% से अगर मैं इसको ग्रो करूं, तो अगले साल ये पॉपुलेशन अगर 1.3% से ग्रो होती है, तो इस अगर इस नंबर में हम 1.3% ऐड कर देते हैं, तो डू यू लाइक इवन बिलीव कि हमारा टोटल नंबर कितना होगा? 143.8 करोड़। 141.9 सीआर था हमारा 2025 में। और अगर मैं 2026 में हमारी पॉपुलेशन को काउंट करूं, इवन अगर ये पॉपुलेशन 1.3% से भी ग्रो कर रही है, तो भी हम लोग 143.8 सीआर पर पहुंच जाएंगे। तो वो यही तो बोल रहा है कि ये 1.4% देखने में बहुत कम लग रहा है, बट एक्चुअली में कम नहीं है। अगर मैं इस छोटे से एनुअल ग्रोथ को किसी बड़ी कंट्री की पॉपुलेशन पर अप्लाई करूं, तो चेंज भी बड़ा होगा। और अगर हमारा ये ग्रोथ रेट डिक्लाइन भी करता है, 1.4 से 1.3, 1.3 से 1.2 भी आता है, फिर भी हमारी टोटल पॉपुलेशन हर साल बढ़ेगी। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में हैव इंक्रीज्ड एज हैज द डेथ रेट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। हो सकता है कि हमारी कंट्री में आईएमआर रेट बढ़ जाए। आईएमआर मैंने आपको पहले बताया था, 12 साल या उससे कम कितने बच्चे मरे हैं पर थाउजेंड पॉपुलेशन, इसको आईएमआर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो उस कंट्री में आईएमआर बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि हर पैदा होने वाले बच्चे को आप लोग नियो नेटल केयर दे पाए। नियो नेटल केयर का मतलब, या न्यू बॉर्न केयर आप उसको दे पाए। जो हर एक जो उसको न्यू बॉर्न बेबी को जो केयर चाहिए होती है, जरूरी नहीं है हर कंट्री में उसको वो केयर मिले ही मिले। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर आपका चैप्टर बात करता है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का इम्पैक्ट क्या है? क्या इम्पैक्ट है? चलो हम अपनी कंट्री की बात कर ले। अगर यही पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी कंट्री की कंटिन्यू रहती है, तो इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री में होगा क्या? तो आपका चैप्टर बोलता है स्लाइट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज बेरेबल फॉर एनी ग्रोइंग इकोनॉमी। किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए पॉपुलेशन में हल्का बढ़ता चेंज सही है। किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर पॉपुलेशन में हल्का फुल्का चेंज होता है तो ठीक है। बट अगर ये किसी डिजायरेबल लिमिट से ज्यादा होता है, तो इट इवेंचुअली लीड टू अ वेरी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। हम लोग बोलते हैं हमारी कंट्री में कि चलिए 10 सालों में अगर पॉपुलेशन डबल हो रही है तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं 15 सालों में पॉपुलेशन को डबल करता हूं इंडिया की, 15 सालों में है तो ये भी ज्यादा, बट ठीक है, अपन बेर कर सकते हैं, बेरेबल है। अगर डबल तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। डबल तो नहीं, मैंने क्या बोल दिया। अगर हम 15 सालों में पॉपुलेशन को 1 पॉइंट मतलब 0.5 टाइम्स भी बढ़ा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से रीजनेबल इनफ है, इतना तो हम बढ़ा ही लेते हैं। बट अगर सपोज करो 15 सालों में हम लोगों ने हमारी पॉपुलेशन को 0.9 टाइम्स बढ़ा दिया, 0.9 टाइम्स, तो ये डिजायरेबल लिमिट से बहुत ज्यादा है। और अगर आपकी पॉपुलेशन बिना किसी रोक टोक के इतने बड़े नंबर से बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम भी तो बढ़ेगी। कैसे? जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ही ज्यादा मुझे उनको खाना खिलाने के लिए एग्रीकल्चर पर प्रेशर डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की कमी हो जाएगी। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा, और हमको पता है, इकोनॉमिक्स बताती है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द यूजेस आर अनलिमिटेड। तो मैं रिसोर्सेज का जुडिशियल यूज कर नहीं पाऊंगा। और ऐसा मत समझना कि पॉपुलेशन अगर कम होनी शुरू हो जाए तो ये अच्छी बात है। पॉपुलेशन का डिक्लाइन होना भी एक बहुत कंसर्निंग थिंग है। आप जापान से पूछिए जाकर, डिक्लाइन इज इन पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ कंसर्न, जो इंडिकेट करता है कि रिसोर्सेज दैट हैड सस्टेन्ड अ पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट टू सस्टेन द पॉपुलेशन। अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन नेगेटिव में जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की जगह हर साल कम हो रही है, इसका भी एक मतलब निकाला जाता है। और क्या मतलब निकालते हैं आप इसका? इसका मतलब ये निकलता है कि वो रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज के बेसिस पर उस कंट्री की पॉपुलेशन पहले बढ़ रही थी, आज हालत ये है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कम हो रही है। इसका मतलब वो अवेलेबल रिसोर्सेज कंट्री की पॉपुलेशन को संभालने के लिए मतलब पूरे नहीं पड़ रहे हैं। समझ में आया जी?
तो ये है इम्पैक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो मैंने क्या बोला कि एक स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलेशन किसी को कोई मायने नहीं रखता, बट अगर डिजायरेबल लिमिट से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपका चैप्टर तो एक ही प्रॉब्लम की बात कर रहा है, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेस, बट मेरे हिसाब से रिसोर्सेस की प्रॉब्लम के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम काफी बढ़ जाएगी। खाना कैसे खिलाओ, फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट की। कमाने के लिए सबको काम नहीं मिलेगा, और जब सबको काम नहीं मिलेगा तब प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते पॉवर्टी बढ़ेगी। पॉवर्टी बढ़ेगी तो हो सकता है हंगर ये बढ़े, और हंगर की वजह से आपकी कंट्री का डेथ रेट बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है अगर डिजायरेबल लिमिट से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा क्रॉस हो जाती है। बट अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो रही है तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। चलिए अब बात करते हैं दुनिया का वो टाइम जब पॉपुलेशन डबल हो गई थी, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखिए कहा जाता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन आज तो 7 बिलियन है, टुडे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 7 बिलियन। बट कभी इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए, 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए तकरीबन मिलियन साल लग गए थे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन मार्क इन अ ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन ईयर्स। मतलब 1 मिलियन साल से भी ज्यादा आपको लग गए थे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए। बट आपको पता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 बिलियन से 6 बिलियन मात्र 12 साल में ही पहुंच गई थी। वी रीच्ड फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन इन जस्ट 12 ईयर्स। कहा 1 बिलियन तक पहुंचने में हम लोगों को मिलियन साल लग गए थे, और कहा तकरीबन 12 साल में ही हम लोगों ने 5 बिलियन से 6 बिलियन, 5 बिलियन से 6 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन कर दी। ह्यूमन पॉपुलेशन पिछले बीते 500 सालों में अगर हम बात करें, लाइक इन लास्ट 500 ईयर्स, ह्यूमन पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ गई है, 10 गुना से भी ज्यादा। 20th सेंचुरी में, अकेले 20th सेंचुरी की बात करें तो आपका चैप्टर बोलता है कि इन 20th सेंचुरी एलोन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। अगर मैं ट्वेंटियथ सेंचुरी की बात करूं तो केवल 20th सेंचुरी में ही ह्यूमन पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ गई है, पिछले बीते 500 सालों में। मतलब 5 सेंचुरीज में ह्यूमन पॉपुलेशन 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। मतलब समझ रहे हैं 10 गुना से ज्यादा कितना होता है? अगर मान के चलिए कि 500 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन 2 लाख हुआ करती थी, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि 500 ईयर्स अगो द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज टू बी 2 लाख, तो 500 सालों के बाद, 500 सालों के बाद ये 2 लाख से पॉपुलेशन आज बढ़कर 20 लाख से ज्यादा हो गई है, मोर देन 20 लाख। कहा ये पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा कुछ भी नहीं हुआ करता था, और कहा देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया। जिसमें से मैं ये बोल सकता हूं कि 16 लाख से पॉपुलेशन 20 लाख, मतलब 4 लाख लोग हमने बस 20th सेंचुरी 100 सालों में ही बढ़ा लिए। कहा तो धीरे धीरे पॉपुलेशन आगे बढ़ी, कहा 4 गुना पॉपुलेशन हम लोगों ने केवल 100 सालों में ही बढ़ा ली। मतलब 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 से लेकर 1999, इन 100 सालों में पॉपुलेशन हमने 4 गुना बढ़ा। अपने आप में बहुत ही कंसर्निंग फैक्ट है। उसके बाद बेटा आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है विच इज द थ्योरी ऑफ माल्थस। पहली बात तो थॉमस माल्थस क्या बोलते हैं? 1798 में सर एक थ्योरी लेकर आते हैं, और देखो बहुत सही बात बोली इन्होंने। थॉमस माल्थस अपनी थ्योरी में बोलते हैं नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द सप्लाई ऑफ फूड। ये बोलते हैं कि जितना सप्लाई हो रहा है ना खाना, मतलब मान के चलो कि अगर एक इंसान 2 केजी खाना खा जाता है, और आपकी कंट्री में 50 लोग रहते हैं, 50 लोग के हिसाब से आपकी कंट्री में 100 किलो खाना आता है। तो अगर आप ये सप्लाई ऑफ फूड 100 किलो से बढ़ाकर 200 किलो कर देते हैं, तो आपकी कंट्री में पॉपुलेशन 50 से 100 होनी चाहिए। क्योंकि अगर हर एक इंसान 2 किलो खाना खाता है तो उस हिसाब से 50 लोगों के लिए 100 किलो खाना। और अगर आपने अपनी फूड की सप्लाई
100 किलो से बढ़ाकर 200 किलो कर दी, तो 200 किलो खाना तो केवल 100 लोग खा पाएंगे ना। बट आपकी कंट्री में आप देखोगे कि पॉपुलेशन 50 से 120 हो जाएगी। मतलब जितना फूड सप्लाई बढ़ेगा उससे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। और अगर, चलो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बढ़े तो समझ में आता है, बट अगर पॉपुलेशन इससे ज्यादा बढ़ी, मान के चलो कि चलो 120 नहीं 110 हो जाए, बट अगर 110 से पॉपुलेशन बढ़कर 130 हो जाए और खाना उतना का उतना ही रहे, तो क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एनी फर्दर, इट वुड रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन क्रैश। अगर ये पॉपुलेशन 110 तक भी हम संभाल लेंगे, चलिए 200 किलो खाने से संभाल लेंगे, बट अगर 110 से पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, तो आपकी कंट्री में एकदम से पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा। पॉपुलेशन क्रैश क्यों होगा? क्योंकि सर, बड़े हुए 30 लोग, मान के चलिए 30 लोगों के लिए मुझे एक्स्ट्रा खाना चाहिए, 60 kg एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 260 किलो होना चाहिए खाना। मेरे पास पहले ही 200 किलो खाना है, मैं ये 60 kg एक्स्ट्रा कैसे लेकर आऊं? और जब ये 60 kg एक्स्ट्रा शॉर्ट पड़ रहा है मेरे पास, इसका मतलब समझते हो? जब चीज शॉर्ट पड़ेगी तो फेमाइन आएगा, फेमाइन सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा, डिजीज फैलेगी, वॉर की स्थिति डेवलप होगी, लोग खाने के ऊपर लड़ेंगे, डिजीज होगी, मतलब पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी। और इन सब चीजों में आपकी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ तो नहीं होगा, लोग एक दूसरे को खाने के लिए उनका मर्डर कर देंगे, एंड दिस वुड रिजल्ट इन टू इवेंचुअली इन टू पॉपुलेशन क्रैश। तो ये सारी चीजें ऑफ कोर्स पॉपुलेशन क्रैश में रिजल्ट करेगी। तो फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल नीड टू कंट्रोल रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, यहाँ पे थॉमस माल्थस कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इस दुनिया को रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। उसके बाद आपके पास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है? आपके चैप्टर में एक थ्योरी तो माल्थस थ्योरी है, वो तो मैंने आपको बताई थी। माल्थस थ्योरी क्या बोलती है कि वैसे नॉर्मली देखा जाए, जितना खाने का सप्लाई बढ़ता है ना, उससे ज्यादा पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं। बट ठीक है, थोड़ा बहुत आगे बढ़े तो चलता है, बट अगर नंबर ऑफ पीपल एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़े, एक थ्रेशोल्ड, मैंने बोला कि 100 से अगर 110 हो जाएंगे, तो मैं 200 किलो खाने से भी काम चला लूंगा, चलो कोई नहीं, केवल 10 लोगों को तो खाना खिलाना है एक्स्ट्रा, तो मैं 20 किलो तो मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत। बट अगर ये 110 से और लोग बढ़े, तो मेरे पास इतना खाना नहीं है कि मैं उस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को मैनेज कर पाऊं। ऐसे में उस कंट्री में बहुत ही कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, बहुत अनरेस्ट हो जाएगा, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगा, लोग खाने के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे को मर्डर करेंगे। लोग, फार्मर जो हैं वो छोड़ छोड़ के भागेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा जब कि लोग उनकी फील्ड पर ही अटैक कर दे रहे हैं। तो फेमाइन, डिजीजेस, वॉर, इन सब चीजों की वजह से आपकी पॉपुलेशन एकदम से क्रैश मार जाएगी। तो अगर ये ना हो, आप चाहते हैं ये ना हो, तो दुनिया को पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद आपका चैप्टर आता है डेमोग्राफिक थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन। बेटा, डेमोग्राफिक थ्योरी का यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए। क्या? तो डेमोग्राफिक थ्योरी की अगर हम बात करें, तो इट इज यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कितना होगा, इस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन इतने सालों में कितनी पहुंच जाएगी। तो ये सब प्रिडिक्ट करने के लिए जिस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। तो ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है कि सर, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, अगर बर्थ रेट बहुत ज्यादा है और साथ के साथ डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है, अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज्यादा है, तो वो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दो चीजें होती हैं, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा है, तो वो दोनों ही कम हो जाएंगे। अगर दो चीजें होती, कौन सी दो चीजें? पहली, अगर एक सोसाइटी रूरल
और एग्रेरियन सोसाइटी से चेंज होकर अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो जाए। सोच के चलो, अगर एक सोसाइटी रूरल और एग्रेरियन सोसाइटी से चेंज होकर अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डेवलप हो जाए, तो बर्थ रेट ऑटोमेटिकली हाई से लो हो जाएगा, डेथ रेट ऑटोमेटिकली हाई से लो हो जाए, क्योंकि एक अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो सकती। यहां तक क्लियर है? एक सोसाइटी अगर इलिटरेट से लिटरेट हो जाए तो भी ये दोनों चीजें कम होंगी। क्यों कम होंगी? क्योंकि लिटरेट सोसाइटी को पता होता है कि थॉमस माल्थस ने क्या बोला था। लिटरेट सोसाइटी को पता है कि एक्सेसिव पॉपुलेशन बढ़ाने से रिसोर्सेज के ऊपर कितना बर्डन पड़ जाएगा। तो लिटरेट सोसाइटी नोज इट वेल, राइट। आइए बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। और आपके चैप्टर में केवल 3 स्टेजेस है डेमोग्राफिक साइकिल की, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। डेमोग्राफिक का मतलब यहां पर पॉपुलेशन से होता है। यहां तक समझ में आता है? तो आइए डेमोग्राफिक साइकिल्स को एक बार देख लेते हैं। स्टेज 1 की बात करते हैं बेटा। व्हाट इज स्टेज 1? तो स्टेज 1 आज से तकरीबन 200 साल पहले हुआ था। स्टेज 1 डेमोग्राफिक साइकिल अकर्ड अबाउट 200 years ago, जब दुनिया की सारे देश, व्हेन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज, तब दुनिया के सारे देश इस स्टेज से गुजर रहे थे। तो स्टेज 1 है क्या? स्टेज 1 में सर फर्टिलिटी रेट बहुत हाई था। हाई फर्टिलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। तो बर्थ रेट बहुत हाई था, बट मोर्टिलिटी रेट भी ज्यादा था। तो स्टेज नंबर 1 आज से 200 साल पहले हुई, जब दुनिया के सारे ही देश इसमें थे, और उन सभी कंट्रीज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही अलार्मिंगली बहुत हाई थे। देयर आर इंक्रीजिंग डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई, एंड पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट इट। देयर इज स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि इन सभी कंट्रीज में डेथ रेट बहुत ज्यादा क्यों था? क्योंकि यहां पर आए दिन तो एपिडेमिक आते थे, बीमारियां। जैसे अगर हम कोरोना की बात करते हैं, तो कोरोना एक पेंडेमिक क्यों बना? क्योंकि इंटरनेशनली फैल गया। इससे पहले कभी प्लेग, उसने भी बहुत सारे लोगों को मारा। बट अगर हम प्लेग की बात करते हैं तो इट वॉज एन एपिडेमिक ना, इट वॉज नॉट अ पेंडेमिक। प्लेग एक एपिडेमिक था, पेंडेमिक नहीं था। तो इन सभी कंट्रीज में अगर बाय चांस मरने वालों की संख्या, अगर मैं 1000 लोगों की बात करता, तो 1000 लोगों पर अगर 70 लोग मर रहे थे, 70 लोग अगर मर रहे थे, तो ये लोग जानबूझकर मरने वालों से ज्यादा पैदा करते थे बच्चे, 80 बच्चे पैदा करते थे, ताकि मरने वालों की संख्या यहां पर कंपनसेट की जा सके। तो एट द एंड अगर आप देखें तो आपकी पॉपुलेशन कितना ग्रो करी? वो 1000 से 1010 हो जाएगी, क्योंकि 70 मर रहे हैं, 80 पैदा हो रहे हैं। तो कंपनसेट तो आप कर रहे हो, बट आपकी पॉपुलेशन तो ग्रो करेगी ना काफी स्लोली स्टेडली। तो यहां पर स्टेज नंबर 1 पर स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रजिस्टर किया जाता था। तो स्टेज नंबर 1 पे अगर आपसे पूछ ले व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज स्लो। वाई स्लो? सर क्योंकि लोग जो थे वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे ज्यादा, ताकि वो डेथ रेट को कंपनसेट कर सके। और इस स्टेज नंबर 1 में डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा थे। फिर हम स्टेज नंबर 2 में आते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में दुनिया ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को देखा। द वर्ल्ड सॉ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इस पूरे पीरियड में फर्टिलिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंटली हाई। मतलब इस पूरे पीरियड में बर्थ रेट तो उतना ही रहा जितना पहले था, मतलब 80। बर्थ रेट तो 80 पर 1000 रहा। मैं पिछले वाले एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं, फैक्ट्स नहीं बता रहा हूं बेटा मैं आपको। पिछले वाले एग्जांपल में मैंने क्या बोला? इफ 70 पीपल वर डाइंग पर 1000, तो आप 80 पैदा कर रहे हैं, ताकि आप डेथ रेट को कंपनसेट कर सको। तो मैं कह रहा हूं स्टेज नंबर 2 में बर्थ रेट तो कांस्टेंट ही था, वो आपने 80 का 80 रखा, बट धीरे धीरे बर्थ रेट जो है वो समय के साथ डिक्लाइन करता है। 80 से बर्थ रेट धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। तो फर्टिलिटी रेट कॉन्स्टेंटली हाई था स्टार्टिंग में, बट इट डिक्लाइंस विद द टाइम। और इस पीरियड में मोर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से कम हुआ। मतलब बर्थ रेट तो 80 से 70, 70 से 65 धीरे धीरे कम हुआ। बट अगर हम डेथ रेट की बात करते हैं, तो डेथ रेट जो 70 था, उस 70 से सीधा ही 40, 40 से सीधा ही 35।
एकदम से डेथ रेट कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज में एक्सपेंशन देखा गया स्टेज नंबर 2 में, जिसकी वजह से लोगों की सैनिटेशन कंडीशंस में इंप्रूवमेंट आई। और सैनिटेशन, मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज की के ना होने की वजह से जो लोग मर रहे थे वो नहीं मरे। तो डेथ रेट को हम लोगों ने तेजी से कम किया, जबकि बर्थ रेट बिगनिंग में बहुत ज्यादा ही था। तो आप खुद दिमाग लगाइए, डेथ रेट बहुत तेजी से कम हो रहा है, बर्थ रेट कॉन्स्टेंटली अपनी उसी पोजीशन पर है जितनी पोजीशन पर वो पहले था। तो पॉपुलेशन, कहा तो आप लोग पिछले एग्जांपल में 10 बैलेंस निकाला था आपने, 80 - 70, 10 बैलेंस। अब यहां पर आप बैलेंस निकाल के देखिए। अब 80 - 40 मतलब हर एक साल आपकी पॉपुलेशन 1000 से बढ़कर 1040 हो रही है। अगले साल उसमें फिर ऐड कर लो लोग, तो ऑफ कोर्स आपके उस स्टेज नंबर 2 में आप लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखोगे। और अगर पूछा जाए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों देखा हम लोगों ने, क्योंकि सर मोर्टिलिटी रेट तो बहुत ज्यादा कम हुआ, बट बर्थ रेट स्लोली स्टेडली कम हुआ। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों स्टेज नंबर 3 में। और स्टेज नंबर 3 वो स्टेज है जिसमें हमने फर्टिलिटी रेट के साथ साथ मोर्टिलिटी रेट में भी डिक्लाइन देखा। मतलब बर्थ रेट के साथ साथ हमने डेथ रेट में भी डिक्लाइन देखा, दोनों ही रेट्स कम हो रहे थे। तो यहां पर वो डेमोग्राफिक थ्योरी काम आ रही है, जिसने बोला था कि सोसाइटी अगर लिटरेट हो जाए, अर्बन हो जाए, इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम होता है। तो यहां पर बर्थ रेट इज नियरली इक्वल टू डेथ रेट, एंड देर इज अ वेरी लिटिल ग्रोथ इन पॉपुलेशन। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल हो गए, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही स्लोली स्टेटली आगे बढ़ा। तो ये है पॉपुलेशन ग्रोथ के या डेमोग्राफिक चेंजेस के 3 स्टेजेस। तो देर आर 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। इसके बाद बात करते हैं बेटा, व्हाट आर द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। पॉपुलेशन को तो कम करना ही है, किस तरीके से कम करें? तो मेरे हिसाब से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, पहली बात तो लॉ बनाकर नहीं किया जा सकता, जैसे चाइना ने करने की कोशिश करी, मुश्किल है। तो उससे अच्छा क्या है, आप अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को बताओ कि अगर ये राइजिंग पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती रहेगी तो क्या होगा आपके साथ, व्हाट नेगेटिव इफेक्ट्स विल इट हैव इन द फ्यूचर। तो फैमिली प्लानिंग स्कीम्स, इसको इंप्लीमेंट करो, लोगों को अवेयर करो, लोगों को बताओ कि वो ज्यादा बच्चे पैदा ना करें। इससे विमेन की हेल्थ भी इंप्रूव होगी, और इससे आपकी रिसोर्सेज भी बचेंगे। गवर्नमेंट को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। कुछ अदर इंपॉर्टेंट मेजर्स में आता है फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड टैक्स इंसेंटिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज। जो फैमिलीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी है, उनको गवर्नमेंट फ्री इंसेंटिव दे सकती है, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे सकती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एंटी प्रेगनेंसी पिल्स कहते हैं आप लोग टैक्स डिस इन सॉरी जो इंसेंटिव्स है वो दे सकते हैं लार्ज फैमिलीज को। मतलब जो फैमिली आपकी बात नहीं सुन रही है, वो निरंतर पॉपुलेशन बढ़ाती जा रही है, उन फैमिलीज को आप कह सकते हो, उस फैमिली को आप कह सकते हो कि सर आपको टैक्स डिसइंसेंटिव दे रहे हैं हम लोग। व्हाट इज टैक्स डिसइंसेंटिव? मतलब लोगों को 10% टैक्स देना होता है, आपको 15% देंगे, आप 15% पे करेंगे। एंड वाई विल यू पेड 15%? क्योंकि सर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, आप नहीं सुन रहे हमारी बात। तो इस तरीके से मैं लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में अवेयर कर सकता हूं एटलीस्ट। तो ऑल ऑफ दीज फीचर्स कैन बी यूज्ड, ऑफ कोर्स दीज फीचर्स कैन बी यूज्ड। तो ये सारी चीजें, तो फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, टैक्स डिसइंसेंटिव्स, तो ये सारी चीजें जो है ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ हो जाता है दोस्तों ये चैप्टर फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। टोटल में ये 12 स्लाइड्स हैं। मेरे हिसाब से पूरा की पूरा चैप्टर का जिस्ट हम लोग इसमें कवर करते हैं। चैप्टर था वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एज जैसे इसमें स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आता है, डेमोग्राफिक साइकिल आता है, माल्थस थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, वर्ल्ड की पॉपुलेशन डबल कब हुई, कितने सालों में हुई, 10 गुना पॉपुलेशन कितने सालों में बढ़ गई, 4 गुना पॉपुलेशन केवल 20th सेंचुरी में बढ़ते हुए आप लोगों ने देखा। स्पेशल पैटर्न्स क्या था पॉपुलेशन चेंज का, ये सारी चीजें, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको इनिशियल मिड ईयर पॉपुलेशन को भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया, जो कि आपके चैप्टर में नहीं है, बट यस इन फ्यूचर आ सकता है आपसे पूछने के लिए।
एग्जाम्पल्स भी आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ पर देखे किस तरीके से बर्थ रेट को यहाँ पर कैलकुलेट करता है। लाइकवाइज सेम सेम ही एग्जाम्पल आप लोग डेथ रेट पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने माइग्रेशन पढ़ा, किस तरीके से माइग्रेशन किसी एरिया की पॉपुलेशन में इफेक्ट डालते हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर नंबर सेकंड हो जाता है खत्म। होप टू सी इन द थर्ड वीडियो। मिलते हैं थर्ड वीडियो में। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।